हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री सीरीज चल रहा है और इस हिस्ट्री सीरीज के जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा इतिहास को जानने के स्रोत, यानी प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। तो इसी चैप्टर पे बात करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे और इस पे बात करेंगे। लास्ट में हमने 5 क्वेश्चन का क्यूज रखा है। जितने लोग हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, यानी 2 वीडियो जो आया है उसको देखे होंगे, उन्हीं 2 वीडियो के 5 क्वेश्चन हैं जो आप लोग देख रहे हैं। इन 5 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5 करके उसका आंसर दीजिए। पहले 5 जो आंसर देंगे उनका नाम अगले वीडियो में मैं लूँगा। चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। और प्राचीन इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं और इन स्रोतों में महत्वपूर्ण जो 3 स्रोत है वो है, पहला तो साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्य के रूप में जो लिखा गया ऐसे स्रोत। दूसरा विदेशी विवरणी, यानी विदेशी लोग जो आए भारत में और उन्होंने अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा, उस समय के तात्कालिक व्यवस्थाओं को लिखा उसको। और तीसरा जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है कि जो अभिलेखों के माध्यम से लिखा गया, या फिर उस समय की मुद्राएं थी, भवन निर्माण की प्रक्रिया थी, या फिर कलाएं थी। इसके अलावा चित्रकला का जो सिस्टम था उसको इन भागों में मूर्तियों के निर्माण को, या फिर उस समय की लिपि, इन सारी चीज़ों को इस पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत देखें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे इस इतिहास के पार्ट में, प्राचीन इतिहास के स्रोत वाले पार्ट में, साहित्यिक साक्ष्य की। और साहित्यिक साक्ष्य के रूप में इसे 2 भागों में बांटा गया। एक पहला तो बांटा गया धार्मिक साहित्य और दूसरा बांटा गया लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य यानी धर्म के अंतर्गत जो साहित्य बनाए गए उनको रखा गया, और लौकिक साहित्य यानी ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में या फिर जीवनी ग्रंथ के रूप में, किसी व्यक्ति की जीवनी के रूप में जो लिखा गया उसको लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस धार्मिक साहित्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया। 2 भागों में डिवाइड करने का मूल उद्देश्य था कि एक था ब्राह्मण साहित्य, जिसकी रचना कही जाती है कि भगवान के द्वारा किया गया। तो एक तो हो गया ब्राह्मण साहित्य, और एक ब्राह्मण से अलग जो ब्राह्मणेतर वाले भाग, यानी ब्राह्मण से अलग वाला जो साहित्य था उसको अलग रखा गया। तो यानी धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, एक ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने क्या क्या देखना है, कल हम लोग इन चैप्टरों का जिक्र करेंगे अगले वीडियो में। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद रखे गए। पता ही है कि वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद होते हैं। कल इन्हीं वेदों को, उपनिषद को, तो इसमें वेद हो गया, दूसरा उपनिषद हो गया, तीसरा अरण्यक हो गया, चौथा पुराण हो गया। पुराणों की संख्या जो होती है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पुराण वर्तमान में पुराणों की संख्या कितनी। अरण्यक होता है जंगल में बैठ के, उपनिषद होता है समीप बैठना। तो इन सारी चीज़ों को इस ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, जैसे स्मृति साहित्य हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो इन सारी चीज़ों को कल वाले चैप्टर में, यानी कल वाले पार्ट में इनको देखना है। एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा कल, तो बिल्कुल देखना ना भूले इसको। वीडियो तो वैसे रहेगी ही अपलोड, और डेली का 5 क्वेश्चन का क्यूज होगा। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे क्यूज कराए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य, और ब्राह्मणेतर साहित्य में एक था बौद्ध ग्रंथ और दूसरा जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ की रचना जो हुई, जो लिखी गई, वो लिखी गई पाली भाषा में। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों को लिखा गया, और एक कथाएं होती थी जिसका नाम था जातक, और जातक कथा का संबंध इस बौद्ध ग्रंथ से। और दूसरा जैन। तो जैन ग्रंथ जो है उसकी भाषा जो मूल रूप से थी वो थी प्राकृत भाषा। तो पूछता भी है कि पाली साहित्य या फिर पाली भाषा का संबंध किस धर्म से रहा, तो मूल रूप से जो धर्म से संबंधित रहा वो बौद्ध धर्म से रहा, और प्राकृत भाषा का मूल रूप से जो संबंधित रहा वो रहा जैन धर्म से। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इन चीज़ों को देखना है। इसके अलावा इस ऐतिहासिक ग्रंथ में तो जीवनी वगैरह जो भी होंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में, इसको देखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट यहाँ के ये वाले पार्ट। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है विदेशों से आए व्यक्तियों का
जो भी विदेशी आए उनका यात्रा विवरण उन्होंने अपनी रचना की और इन रचनाओं के माध्यम से उस समय के तात्कालिक व्यवस्थाओं को दर्शाया दिखाया। इसी कड़ी में लगभग आए तो बहुत सारे देश के, लेकिन पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है वो 3 देश है। एक तो चीन हो गया, दूसरा हो गया यूनान और तीसरा हो गया आपका यहाँ पे अरबी लिखा हुआ। तो ये 3 पार्ट जो हो गए वो हो गए महत्वपूर्ण। अब यहाँ से कौन कौन से शासक आते हैं, कौन कौन से यात्री आते हैं और उनके समय में जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से सवाल बनते हैं उनके शासक कौन थे, किन शासकों के समय में वो आए थे, या फिर इसके अलावे इनकी रचना क्या क्या थी, इनको देखें। तो पहले हम चीनी की बात करते हैं। चीनी क्योंकि आजकल बड़ा चर्चा में है चीनी, और इन्हीं चीनी का जो देन है अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 जो चल रहा है, लाखों लोगों को ये अपने अंदर समा लिया है। तो चीन से जो यात्री आए उनका नाम था फाहियान। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2 ही यात्रियों के बारे में पूछता है एग्जाम में, एक फाहियान और दूसरा वैनसांग। तो फाहियान जो आया वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। ये अभी रिसेंटली जो दरोगा के एग्जाम हुए थे उसमें भी ये पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसकी रचना थी फॉ कुओ नामक एक पुस्तक इसने लिखी और सब बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो इसकी रचना की, ये भी आया था, नालंदा विश्वविद्यालय आया था और बाकी जगहों पे बौद्ध धर्म के से संबंधित सारे पार्ट को इकट्ठा करने के रूप में आया था। दूसरा हमारा आता है सुंग यून, ये भी 6ठी शताब्दी में आया था। बंगाल वाले क्षेत्र के लिए ये इसने जानकारी इकट्ठा की थी। तीसरा आया था वैनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसकी रचना थी सी योकी। एकदम ध्यान रखिएगा, पूछता भी है कि वैनसांग किसके शासनकाल में आया था। तो वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसकी रचना थी सी योकी। ठीक है। इसके अलावे आया था इत्सिक और ये 7वीं सदी में आया था और 7वीं सदी में लगभग बंगाल वगैरह के जो क्षेत्र थे इन के बारे में इसने जानकारी दी थी। तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा ये अरबी यात्री यानी अरबी लेखक या फिर अरबी यात्री। और ये अरबी यात्री में जो आया वो 9वीं सदी में सुलेमान आया। और सुलेमान क्योंकि पूछता भी है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि सुलेमान जो यात्री विदेशी यात्री आया वो किस देश का था, तो अरब का था। कि कब आया, तो 9वीं सदी में आया। और ये किस समय के शासनकाल में, यानी उस समय जब आया तो उस समय राजा कौन था, किन क्षेत्रों का इसने भ्रमण किया, किसके बारे में इसने जानकारी इकट्ठा की। तो इसकी जो पुस्तक है उसमें इसने पाल और प्रतिहार के बारे में अपनी जानकारी लिखी और अपना पूरा यात्रा वृत्तांत लिखा। तो पाल और प्रतिहार, ये ध्यान रखिएगा, पूछता भी है कि सुलेमान नामक यात्री जो आया, जो अरबी यात्री था, उसने किस शासक के बारे में जिक्र किया। तो पाल और प्रतिहार पढ़ना ही आगे, पाल और प्रतिहार, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है शासन। दूसरा है अलम मसूदी। अल मसूदी ये भी लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं सदी के आसपास आया था और इसने राष्ट्रकूट वंश के बारे में जिक्र किया था अपनी पुस्तक में। राष्ट्रकूट वंश की सारी डिटेल इसने इकट्ठा की थी। उसके बाद आता है अलबरूनी। और अलबरूनी जो आया था वो क्योंकि ये गजनवी का समकालीन था, महमूद गजनवी का समकालीन था और इसकी पुस्तक थी तहकीक ए हिंद। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछे जाते हैं कि तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो अलबरूनी ने की। तो चीनी लेखक हो गया, अरबी लेखक हो गया। अब बात करते हैं यूनानी लेखक की। यूनानी लेखक की, और ये यूनानी लेखक जो है, यूनानी इसको कहिए या फिर रोम के लेखक कहिए, तो ये लगभग 8 लोगों का नाम हमने यहाँ पे लिखा है। और 8 लोगों में जितने लोगों के पुस्तक हम, जितने यात्रियों के पुस्तक का जिक्र हमने किया है, बिल्कुल ये सारे बुक आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। अब यूनानी लेखकों की बात करें तो इसमें पहला लेखक जो है वो हमारा वो टेसियस है। टेसियस पूछा भी जाता है कि टेसियस किस देश का यात्री था, तो टेसियस जो था वो ईरान का था, पहला नंबर। दूसरा टेसियस कहाँ का, तो ईरान का था। दूसरा हेरोडोटस, क्योंकि फादर ऑफ हिस्ट्री अगर किसी को कहा जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। और इस हेरोडोटस को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी यूनान के लेखक थे और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। तीसरा
हमको याद रखना है कि यहाँ पे 3 राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं, एक तो निरियाकस, दूसरा अनेसिक्रिटस और तीसरा अरिस्टोबुलस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 यात्री जो आए ये किसके साथ आए, तो सिकंदर के साथ भारत में आए, और ये तीनों विद्वान भारत में आए सिकंदर के साथ। पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा विद्वान सिकंदर के साथ भारत नहीं आया, तो ये 3 के नाम होते हैं, चौथा दूसरा कोई लगा देता है। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखने हो। अगला हमारा है कि पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कहाँ का था, तो मेगास्थनीज जो था वो यूनानी रोमन लेखक था, और इसकी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई, तो इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो की गई वो मेगास्थनीज के द्वारा की गई। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने भारतीय समाज को, तात्कालिक भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। तो इन सारी चीज़ों को देखना ही है, आगे पढ़ना ही है। उसके बाद डाइमेकस को ध्यान रखिए कि डाइमेकस भी कहाँ का था, तो ये यूनानी लेखक था। डायोनीसियस भी ध्यान रखिए, ये सारे जो लेखक थे वो यूनानी लेखक थे। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट आता है टॉलमी यहाँ पे, और टॉलमी जिसने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की, ये भी ध्यान रखिएगा कि टॉलमी ने किसकी रचना की, तो ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है, अभी हाल ही में रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं बिहार में, उनमें ये पूछा गया कि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक जो है वो प्लिनी है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट बुक और राइटर पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम इन्हीं पार्ट से होते हैं। अब कल हम लोग और ज़्यादा बुकों का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये तो 2 हो गया, तीनों हो गए ये विदेशी वृत्तांत में, विदेशी विवरणी में, ये इन चीज़ों को कम से कम ध्यान रखिए। उसके अलावा ये पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जो होता है वो अभिलेख आते हैं, मुद्रा आती है, स्मारक और भवन आते हैं, और मूर्तियां और चित्रकला निर्माण की प्रक्रिया आती है। क्योंकि ये अभिलेख जो है, अभिलेख मतलब लिखा हुआ जो पार्ट होता है, किसी भी चीज़ों पे लिखा हुआ जो भी चीज़ें होती है उसको अभिलेख कहा जाता है। क्योंकि पत्थरों पे लिखा गया, उस समय पत्थरों पे पत्तों पे लिखा गया, तो अभिलेख के माध्यम से इसको जाना जाता है। अब हमारे यहाँ क्या होती है कि इन अभिलेखों में लिपि लिखी जाती है, यानी लिपि यानी क्या होता है कि लिखने की एक कला होती है। अब इंग्लिश में लिखते हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि मैट्रिक इंटर के एग्जाम में जब आप लोग जाते हैं तो हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि लिखी जाती है, अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि लिखी जाती है। तो इसी तरीके से जब अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए उसमें 3 भाषाओं का, 3 लिपियों का जिक्र था। एक लिपि थी ब्राह्मी लिपि, जो ब्राह्मी लिपि लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये भी पूछता है कि ब्राह्मी लिपि जो है वो किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती थी, तो ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती थी वो किधर से किधर, तो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। उसके बाद आता है खरष्टी लिपि, और खरष्टी लिपि जो लिखी जाती थी वो सीधा ब्राह्मी लिपि के विपरीत होता था, और राइट टू लेफ्ट ये यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तीसरा एक लिपि था अरमाइक लिपि था। ये लिपि, क्योंकि ये लिपि यहाँ पे भारत में इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन ये लिपि जो थी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में इसके जो शिलालेख मिले हैं वो वहाँ से मिले। भारत में सबसे अधिक जो लिपि मिली है यानी शिलालेख जो मिले हैं अशोक परनाई है, क्योंकि अशोक के शिलालेखों को देखना है तो, लेकिन भारत में जो सबसे ज़्यादा मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले। तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो कल लगता है कि कल इन सारे चैप्टरों का जिक्र हम करेंगे। इसके अलावा 5 ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी पढ़ा रहे हैं इसको कॉपी में नोट डाउन करें, जो भी हमसे पहले से पढ़ चुके हैं या फिर जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। डेली का एक वीडियो तो आना ही आना है, तो इनको नोट बनाते जाइए। कोशिश रहेगी हमारी कि हम PDF अवेलेबल आप लोगों को करा दें। तो अब बात करेंगे ये 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। और इन इंपॉर्टेंट फैक्ट में सबसे पहला जो है वो है कि कहा जाता है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि कार्बन 14 यानी जीवाश्मों की जो आयु, चट्टानों की जो आयु जो निर्धारित की जाती है वो किस माध्यम से की जाती है, तो C14 नामक एक प्रक्रिया होती है, कार्बन 14 नामक एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से इन जीवाश्मों के आयु जो होता है उसका पता लगाया जाता है। दूसरा है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स
कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा अभी हमने अभिलेखों का जिक्र किया यहाँ पे, तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। इसके अलावा इन अभिलेख और पुराने दस्तावेजों में जो तिथियां लिखी जाती है, जो डेट लिखे जाते हैं, उन डेटों का जो अध्ययन होता है, प्राचीन तिथियों का जो अध्ययन होता है, उसको कहा जाता है पेलियोग्राफी। ये ध्यान रखिएगा, ये आजकल पूछना शुरू कर दिया क्योंकि एपिग्राफी सब लोगों को याद है और पहला ऑप्शन एपिग्राफी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभिलेखों और पुराने दस्तावेजों में जो तिथियां होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको पेलियोग्राफी कहा जाता है, पेलियोग्राफी कहा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख है उसको पढ़ने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है। तो सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जो है 1837 में इस शिलालेखों को पढ़ा गया और इसको जो पढ़ा उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। एकदम ध्यान रखिएगा, इसको जो पढ़ा गया वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अब एक और चीज, क्योंकि इसका जिक्र तो हम कर लिए हैं पहले भी, कि जातक कथा का संबंध जो है वो किससे है, तो बौद्ध धर्म से। तो ये तो हो गए आपके 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं। अब हम बात करेंगे आज के क्यूज क्वेश्चन की। पिछले 2 वीडियो से संबंधित ये 5 क्वेश्चन होगा। जो पहले 5 लोग इसका आंसर देंगे उनका नाम कल के वीडियो में हम लेंगे। तो शुरू करते हैं इस क्यूज वाले क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है इस क्यूज का कि हाथ की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई, यानी हैंड एक्स जो सबसे पहले प्राप्त हुआ वो कहां से हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर देना है 1 2 3 4 5 करके। तो और किसने खोज की, अगर इसका देते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। तो किस व्यक्ति ने की और कहां की गई, कहां से प्राप्त हुई हैंड एक्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन के जवाब आपके पहले नंबर पे आने चाहिए। दूसरा सवाल है कि आग की खोज किस काल में हुआ, यानी आग की खोज जो की गई वो कब की गई, किस युग में की गई। तो इसका आंसर देना है दूसरे नंबर पे। ध्यान रखिएगा कि अगर आग की खोज अगर लिख रहे हैं तो अगर इसका व्यापक प्रयोग अगर लिख दीजिएगा अगर दूसरे क्वेश्चन के आंसर में, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। किस युग में खोज हुई और व्यापक प्रयोग किस युग में हुआ, अगर ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि होमोसेपियंस मानव, जो अभी हम लोग जो मानव है, कल वाले वीडियो में हमने इसका जिक्र भी किया था, जो हम लोग मानव है इसका उदय कब हुआ और किस क्षेत्र में हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो आप दोनों का आंसर लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रोलिथ का युग किसे कहा जाता है, माइक्रोलिथ का युग जो है वो किसे कहा जाता है, और ये माइक्रोलिथ का युग किसे कहा जाता है, माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे औजारों का युग किसको कहा जाता है, तो इसके जवाब दे सकते हैं आप। और पांचवा क्वेश्चन है चकमक उद्योग का विकास किस काल में हुआ, किस युग में हुआ। तो ये पांचवा क्वेश्चन है, चकमक उद्योग का विकास किस युग में हुआ। तो इन 5 क्वेश्चनों के जवाब पहले 5 लोग जो देंगे, चाहे वो हमारे स्टूडेंट रहे हो ना रहे हो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इन 5 सवालों के पहले जवाब दें और कल के वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।